Hello students, this is Jyoti. Welcome to Singham Defense Academy online portal. Today we are going to study about adverbs for the rule. In previous lesson we read about what is एडवर्ब क्या होती है हमने पढ़ा था. आज हम समझेंगे कि एडवर्ब के ऐसे कौन से रूल हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Sorry, I do fumble a lot. So first of all, a few things to remember for exam purpose. ये रूल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन में एरर डिटेक्शन के लिए. एंड वंस यू हैव डन विद दिस रूल, ये सारे रूल विद दिस रूल अगर आपने एक बार कर लिया तो आपको आगे एरर नहीं आने वाली. फर्स्ट रूल देखते हैं क्या कहता है. It says adverb of manner generally ends with ly. एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली किससे एंड होती है? ly से. जो एडवर्ब ऑफ मैनर हमने क्या समझी थी? काम करने का जो तरीका हुआ, जो वर्ब वो किस तरह हुआ. ठीक है, he ran fastly. ठीक है, he ran fastly, वो तेजी से दौड़ा. तो जो तरीका है होने का वो कैसा हो? तेजी से. वहां पर ly लगेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में. दैट इज नॉट जनरली का मतलब क्या है? यहाँ जनरली लिख दिया ना. जनरली का मतलब यही है सामान्यतः, नॉट हमेशा. ठीक है, सामान्यतः क्या से होता है? ly से एंड होता है. जैसे मैं कहूँ यू आर डूइंग वेरी वेल, तो यहाँ पर जो वेरी वेल जो यूज हुआ है ना, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है. तुमने बहुत बढ़िया तरीके से बढ़िया काम किया. ठीक है, तो यहाँ पर वेरी वेल भी क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है. तो वहां तो हमने एंड में ly नहीं लगाया, तो इसलिए कहती हूँ कि जनरली मोस्टली जो ज्यादातर केस में ly से एंड होगा, याद रखना. सेकेंड रूल सेज इट ऑलवेज कम्स आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब. ये हमेशा किसके बाद आता है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है. क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर. इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? देखो इस एग्जाम्पल को बाद में देखते हैं. पहले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं. ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. जब वर्ब का पार्ट पढ़ेंगे तब इनको अच्छे से समझेंगे. ठीक है, इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब जिनको पास ऑन होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नेसेसिटी होती है, जिनको आगे बढ़ने के लिए, जिनको आगे क्रिया करने के लिए किसी वर्ब को, क्रिया को आगे किसी ऑब्जेक्ट की नेसेसिटी होती है, वो तो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, और इंट्रांजिटिव जिनको किसी की जरूरत नहीं होती. एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा. ठीक है, ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगी इस टर्म को क्योंकि ये वर्ब का पार्ट है, वहीं पढ़ेंगे अच्छे से. तो ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि शी स्पीक्स. ठीक है, वह बोलती है. अब वह बोलती है क्या? वह बोलती है क्या? ठीक है, दे ब्रिंग, वे लाते हैं क्या? दे ब्रिंग, वे लाते हैं क्या? तो एक ऐसी वर्ब जो अपने बाद एक क्वेश्चन करती हो व्हाट से, वो होगी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें नेसेसिटी होती है कि इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा. इंट्रांजिटिव वर्ब में जिसको पास ऑन होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नेसेसिटी फील नहीं होती. जैसे मैं कहूं कि ही जंप्स, वह कूदता है. ही जंप्स, तो वह कूदता है. दैट इज क्वाइट इनफ टू टेल. जरूरी नहीं है वो कैसे कूदा, कहाँ कूदा, किसके ऊपर कूदा, उसका क्या क्या हुआ. दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. तो ट्रांजिटिव वर्ब जिसको पास ऑन होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको पास ऑन होने की ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती. इतना क्लियर है यहाँ तक? तो ये रूल क्या कहता है? देखो ये रूल कहता है इट ऑलवेज कम्स आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा. ही वर्क्स, वह काम करता है. कैसे? effortlessly. he works effortlessly. ठीक है, he works effortlessly. या फिर कह देंगे she goes. ठीक है, steadily. वह बड़े स्टेट तरीके से जाती है, बड़ी स्टेडली जाती है. ठीक है, तो ये होता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर का कुछ रूल जो आपका एग्जाम में पर्पस में इसका प्लेस बताता है. कहाँ आता है? कम्स आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं यहाँ पर. एडवर्ब ऑफ मैनर की ही बात हो रही है, बट इट मे कम बिफोर और आफ्टर. समटाइम्स बिफोर और आफ्टर सर यहाँ आएगा, बट इट में कम बिफोर एंड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पर इंट्रांजिटिव आएगा. इंट्रांजिटिव वर्ब के पहले और आगे आ सकती है, लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसकी हमेशा कहाँ आएगी? बाद में आएगी. यहाँ पर जैसे कि शी टुक द ग्लास स्लोली. शी टुक द ग्लास स्लोली. शी स्लेप्ट साउंडली. वह कैसे सोई? बिल्कुल शांति से सोई. शी स्लेप्ट, दैट इज, वह सोई. ये भी अपने आप में क्या है? कंप्लीट इंट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, शी स्लेप्ट साउंड। इस क्लास में यहाँ पर क्या टुक
ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट की नेसेसिटी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ हमने यूज किया आफ्टर, यहाँ हमने कैसे यूज किया आफ्टर, ट्रांजिटिव वर्ब के आफ्टर। टुक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद मैंने स्लोली यूज किया, द ग्लास एक ऑब्जेक्ट आया, स्लोली एक मैनर आया, कैसा ट्रांजिटिव वर्ब में शी टुक द ग्लास स्लोली, मतलब उसने धीरे से ग्लास लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की नेसेसिटी इन ट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर। लेकिन शी स्लेप्ट, वह सोई, ठीक है। शी स्लेप्ट की जब बात होगी तो शी स्लेप्ट, वो सोई, ये भी काफी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या कैसे कब, ठीक है। साउंडली एक एडवर्ब है जो जहां पर आ सकती है इंट्रांजिटिव वर्ब के रोल में भी। गॉट इट, ये रूल आपको याद रखना है जब भी आप एरर पार्ट की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल समझते हैं, आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहां बच्चे अक्सर स्टक होते हैं, देखिए एक एडवर्ब होती है और एक होता है आपका एडजेक्टिव। ग्रामर में ये दो बड़ी टर्म्स होती हैं जहां आपको ट्रबल होता है इनको डिस्टिंग्विश करने में। डिस्टिंग्विश से मेरा मतलब है इनको डिफर करने में। देखिए मैं कहती हूं जैसे शी इज ब्यूटिफुल, ठीक है, वह सुंदर है, शी इज ब्यूटिफुल। समझते हैं, बेसिक चीजें हम बचपन से पढ़ रहे हैं। शी इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, शी इज ब्यूटिफुल, ठीक है। कैसे, उसकी खासियत क्या है, उसका वर्च्यू क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ब्यूटीफुल होगा। शी इज ब्यूटीफुल एक वर्च्यू होगा, क्वालिटी होगी, तो उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ये तो आपका सिंपल विशेषण हो गया अगर मैं हिंदी में कहूँ तो। अब एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब होती है शी इज वर्किंग ब्यूटीफुली, वह जो काम कर रही है वह ब्यूटीफुली। तो देखिए आपने क्या डिफरेंस देखा, शी इज ब्यूटीफुल एक कॉम्प्लीमेंट है किसके लिए, कि उसकी सुंदरता के लिए कि वह ब्यूटीफुल है। बट शी वर्क्स ब्यूटीफुली ये किसके लिए कॉम्प्लीमेंट है, उसकी वर्ब के लिए। तो जो भी वर्ड्स वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद को एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं वही तो एडवर्ब है, यही तो पढ़ा है हमने। वो किसको, किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब शी क्या है, एक प्रोनाउन है, अगर मैं शी की जगह सीता लिखूं तो वो नाउन हो गई। तो प्रोनाउन या नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगी, किसको क्वालिफाई करेगी, किसी एक्शन को, किसी वर्ब को। तो शी इज ब्यूटीफुल ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव, ये क्या होगा आपका एडजेक्टिव। शी इज सो ब्यूटीफुल, ये सो जो हो गया एडवर्ब हो गया। या शी वर्क्स ब्यूटीफुली, अगर यहाँ मैं वर्क्स ब्यूटीफुली भी लिखती हूँ तो शी वर्क्स ब्यूटीफुली। अगर मैंने यहाँ लिखा शी वर्क्स ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुली है ये किसके लिए मैंने लिखा, वर्क के लिए। और वर्क क्या है, एक वर्ब है, और एडवर्ब क्या करती है, एक वर्ब को क्वालिफाई करती है। एग्री करते हैं, एडवर्ब क्या करती है, वर्ब को क्वालिफाई करती है। तो एडवर्ब का जो रोल होगा वो रोल होगा सेम वर्ड सेट के, जो एडजेक्टिव भी लेते हैं वही एडवर्ब भी लेगी, लेकिन उनका जो प्लेस होगा वो वहां पर डिफरेंट होगा। जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसको क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसको डिफाइन कर रहे हैं, वो वर्ड्स है, वो ग्रामेटिकल टर्म्स डिफरेंट होंगी। गॉट इट नाउ। तो ये चीज समझी, देखो एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अभी ये बात तो क्लियर है किसको नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाई करेगा, बट एडवर्ब क्वालिफाइज द एडजेक्टिव और वर्ब और एडवर्ब, इन तीनों को क्या करेगी, क्वालिफाई करेगी आपकी एडवर्ब। गॉट इट नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम टेक्स इट्स प्लेस बिफोर द वर्ब, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम टेक्स इट्स प्लेस बिफोर द वर्ब इट मॉडिफाइज। कौन सी वर्ब से पहले, बिफोर द वर्ब, जिस वर्ब से पहले आएंगे जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है, जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है। कैसे, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम की कौन कौन से मैंने बताया था, टाइम कौन से, ऑफन, देन, नाउ, समटाइम्स, है ना, यस्टरडे, टुडे, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गए। तो ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होगा, ये अपना प्लेस कहाँ से लेगी, जो वर्ब आएगी ना इसके साथ उससे जस्ट पहले लेगी। एडवर्ब ऑफ टाइम में आपको याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ड रिकॉग्नाइज करने हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ठीक है। वंस यू हैव रिकॉग्नाइज द वर्ड्स यू विल बी अश्योर्ड अबाउट कि वो कहाँ पर प्लेस लेंगे। देखो बहुत ईजी है, इस रूल को रटने की जरूरत नहीं है। दे ऑफन कम हियर, दे कम ऑफन हियर नहीं, ऑफन एक एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रही है, तो इसका प्लेस जो वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी सेंटेंस में, इसके हमेशा जस्ट पहले आएगा। एग्जाम में आपके किस तरह से एरर आउट किया जाएगी, एग्जाम में इसका प्लेस चेंज कर देंगे। सपोज दे हैव रिटन हियर, उन्होंने ऐसे लिख दिया,
दे कम हियर ऑफन। अब यहाँ पर ऑफन हो जाएगा ना, अब इस ऑफन यानी कभी कभार, दे कम हियर ऑफनली, यहाँ पर ऑफन नहीं करना पड़ेगा आपको एंड में एडवर्ब ऑफ उस तरह से प्लेस के हिसाब से। लेकिन अगर वर्ब के आसपास आ रही है तो सबसे पहले दे ऑफन कम हियर। इसका प्लेस इस तरह से होगा, जो भी आपकी वर्ब है सेंटेंस में, जो भी वर्ब है उसके पहले आ जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। और यहाँ पर हियर क्या है, यहाँ पर हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर दियर है ना, ये सारे एडवर्ब प्लेस है। नाउ नेहा हार्डली वर्क्स एट दिस टाइम। नेहा इस समय मुश्किल से ही काम करती है। हार्डली, हार्डली एडवर्ब ऑफ टाइम, समय ऐसा बहुत कम, रेयरली, हार्डली, ऑफनली, ओकेजनली, यूजुअली, जनरली, ये सारे वर्ब्स क्या हैं, एडवर्ब्स क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स है, टाइम है। तो नेहा हार्डली वर्क्स, यहाँ वर्क क्या है, वर्ब है, इसके जस्ट पहले मैंने क्या लगा लिया, हार्डली। प्लेस याद रखना, ये चीज याद रखना। गॉट इट, ये रूल भी क्लियर है। अब इन रूल्स में से हम एक्सरसाइज करेंगे तब वो मैटर करता है ये रूल आपको कितने उस समय रिमेम्बरेंस के लिए रहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन एडवर्ब, कोई भी सेंटेंस किसी एडवर्ब से स्टार्ट होता है, देन एडवर्ब रिवर्स्ड बाय द फॉलोइंग वर्ब। एडवर्ब्स अपना जो प्लेस है वो अदल बदल कर लेती है, किससे, वर्ब से, ठीक है। एग्जाम्पल समझो इस चीज को कैसे, नेवर आई विल मीट हर नाउ, ठीक है। ये सेंटेंस यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है मैंने, नेवर आई विल मीट हर, यहाँ पर मैंने आई क्या दे दिया, एक सब्जेक्ट, और यहाँ पर ये वर्ब क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब विल। तो यहाँ पर मैं बेसिकली बाय दी फॉलोइंग वर्ब का मतलब जो उसके बाद आ रही है, जो सब्जेक्ट की बाद आ रही है। अब नेवर आई विल मीट हर नाउ, इसको आपको जस्ट रिप्लेस करना है, किसको, आई को तो पीछे करना है और विल को पहले करना है। नेवर विल आई मीट हर नाउ, अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा या मिलूंगी। तो यहाँ पर हमने देखा एडवर्ब और रिवर्जन। एडवर्ब का रिवर्जन कब होगा, जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे कि नेवर से स्टार्ट हुआ है, गॉट इट। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेवर क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एज वेल एज समटाइम्स से एडवर्ब ऑफ टाइम में भी रखते हैं, बट ये किस में कैटेगराइज है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। तो नेवर विल आई मीट हर, यहाँ पर जब भी, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं है, कहने का मतलब है कोई भी ऐसी एडवर्ब जो स्टार्टिंग में सेंटेंस में प्लेस ले रही है, शुरू ही उससे हो रही है, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, आपकी जो फॉलोइंग वर्ब है, चाहे हेल्पिंग वर्ब है चाहे मेन वर्ब है, जो भी वर्ब है फॉलोइंग वर्ब है, मोस्टली क्या होती है, कॉपुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है, ये आपके आ जाएगी और सब्जेक्ट आपके पीछे आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं इसका, हार्डली आई मेट हिम, आगे कुछ भी, दिस ईयर, मैं इस साल उससे मुश्किल से ही मिला हूँ, मुश्किल ही मिला हूँ इस साल। तो यहाँ पर हार्डली से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हार्डली मेट आई हिम, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो कहाँ गई, इसके जस्ट बाद, फॉलोइंग वर्ब के बाद जो भी आएगी उसके बाद जस्ट बाद आप किसको फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। गॉट इट, ये रूल क्लियर है। नाउ नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, Don't use any other negative word with adverbs like never, nothing, etc. Obviously ये रूल सब जगह अप्लाई होता है। आप नाउन की कोई ग्रामेटिकल कोई भी टर्म पढ़ लो ग्रामर की, उसमें ये रूल अप्लाई होगा, जो भी ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स होंगे उनके साथ आप नेवर, नथिंग वर्ड क्यों लगाओगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नेगेटिव वर्ब है। जैसे कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा डोंट, मैंने लिखा डिडंट, ठीक है, मैंने लिखा हार्डली, ठीक है, मैंने लिखा सेल्डम। तो ये सारे वर्ड्स कैसे नेगेटिव वर्ड हैं ग्रामर में, इनके साथ आप क्या नहीं कर सकते, इनके साथ आप क्या नहीं लगा सकते, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं लगा सकते। जैसे एग्जांपल देखते हैं, शी नेवर कुक्ड नथिंग इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी नेवर वर्ब यूज कर ली है, एडवर्ब ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी यूज कर ली है, तो नथिंग दोबारा यूज करने का कोई सेंस ही नहीं है। शी नेवर कुक्ड इंटरेस्टिंग, एनीथिंग इंटरेस्टिंग, या नथिंग की जगह क्या आएगा,
शी नेवर कुक्ड एनीथिंग इंटरेस्टिंग, उसने कभी भी कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं बनाया। तो कई बार सेंटेंस में आपको एरर पार्ट में ऐसी जहाँ नथिंग की नेसेसिटी नहीं होती, जहाँ एनीथिंग की नेसेसिटी होती है, वहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ एनीथिंग आएगा और कहाँ कोई भी नहीं आएगा। गॉट दिस वन? नाउ नेक्स्ट वन इज quite and all words cannot be used together in sentence। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, जो quite और all वर्ड होंगे, quite का मतलब भी होता है काफी। देखो 3 वर्ड है, बड़े इंटरेस्टिंग है, यही समझा देती हूँ आपको। आगे भी किसी भी तरह की आपकी स्पोकन की टर्म हो, इंग्लिश स्पोकन की टर्म हो, या आप कोई एग्जाम फाइट कर रहे हो और आपको एक बेसिकली चीज़ इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, आप उसमें स्टक हो जाते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। समझिए 3 टर्म है, 3 वर्ड्स हैं, QUIET क्वाइट, QUITE क्वाइट और QUIT। ये 3 वर्ड ऐसे हैं, इन तीनों का ग्रामर में डिफरेंट मीनिंग होता है, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा इन 2 वर्ड में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इन 2 वर्ड में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों वर्ड बहुत ज़्यादा मेयरली स्पेल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा आसपास की स्पेलिंग होती है। देखो इसमें तो ई होता है, इसको प्रोनाउंस करते हैं क्वाइट, कीप क्वाइट इन द क्लास, उसको क्वाइट नहीं बोलते, कीप क्वाइट इन द क्लास नहीं, कीप क्वाइट इन द क्लास। तो ये क्वाइट है ना, इसका क्वाइट का मतलब होता है काम होना है, शांत हो जाना, या काम, शांत रहना। ठीक है, क्वाइट का मतलब है बहुत, काफी, बहुत या काफी, या फिर इनफ मैं कहूँ इंग्लिश में। ठीक है, और क्वाइट का मतलब है, क्विट का मतलब है छोड़ देना। क्विट का मतलब तो हर कोई जानता है, इजी है, क्विट तो बहुत बार हम सुनते हैं टर्म। अब जो ये 2 वर्ड है, यहाँ पर शी इज क्वाइट करेक्ट, यहाँ पर शी इज क्वाइट करेक्ट है, तो यहाँ पर क्वाइट का मतलब भी बिल्कुल काफी है, यहाँ ऑल का मतलब भी है पूरी तरह से, वह काफी पूरी तरह से करेक्ट है। क्या ये सेंटेंस हिंदी में बोलोगे ऐसा? वह काफी पूरी तरह से करेक्ट है, या तो ये बोलोगे वह पूरी तरह से करेक्ट है, या वह बिल्कुल करेक्ट है, यही बोलोगे, या तो बिल्कुल यूज करोगे या पूरी तरह से। क्वाइट एंड ऑल ऐसी टर्म्स है, ये टर्म क्लियर है इन तीनों की? ठीक है, नाउ ये बेसिक चीज़ है, अगर हम स्पोकन की क्लास रखेंगे कभी तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आपको इंटरव्यू पर्पस से भी हेल्प करेंगी, हम उनमें ये पार्ट्स रखेंगे। ठीक है, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नाउ देखते हैं, शी इज क्वाइट ऑल करेक्ट वुड बी अ रॉन्ग फ्रेज। ध्यान रखना, सेंटेंस आपके एरर पार्ट में ऐसे ही आते हैं जो बहुत ज़्यादा लगते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं है। यू हैव टू बी दैट मच वाइज टू चूज एनी एरर फ्रॉम देम, आउट ऑफ देम। तो उनमें से जो एरर पार्ट देखना है, आपको देखना है, ये अगर रूल नहीं भी होता तो भी कॉमन सेंस की बात है, क्वाइट का मतलब भी बिल्कुल होता है, ऑल का मतलब भी होता है पूरी तरह से, तो ये एक साथ यूज नहीं हो सकता। क्या सही टर्म होगी? शी इज क्वाइट करेक्ट। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रूल सेज word to has a negative meaning so it gives a negative remark in a sentence। ठीक है, word to, ये to word है, इसको फर्स्ट ऑल to कहते हैं, to word है जो इसका क्या होता है, नेगेटिव रिमार्क होता है, नेगेटिव मीनिंग होता है। तो ये सेंटेंस में कैसा रिमार्क देता है? तो to के बारे में हम कई बार ऑफनली यूज कर लेते हैं स्पोकन में, सेंटेंस में, पॉजिटिव टर्म में भी। दैट इज अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज मैंने लिखा है यू आर टू गुड। अब यहाँ गुड क्या है? एक पॉजिटिव चीज कही आपने किसी के लिए, गुड क्या है? एक पॉजिटिव चीज कही। अब जब आप ऑलरेडी कह रहे हैं यू आर टू गुड, ये पॉजिटिव चीज कह रहे हैं किसी के लिए, तो आप यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि टू की टर्म मैंने कैसे बताई? टू की टर्म तो गलत बताई है मैंने। तो यहाँ पर पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या है? वर्ड तो पॉजिटिव है और टर्म क्या है? नेगेटिव है, सेंटेंस गलत हो गया। तो क्या आना चाहिए? टू की जगह आपको क्या करना है? यू आर वेरी गुड। वेरी यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग देता है, वेरी यहाँ पर क्या मीनिंग देता है? पॉजिटिव वर्ड के साथ पॉजिटिव मीनिंग। बहुत छोटी एरर है, एग्जाम में बहुत बार आई है कि प्रीवियस ईयर में, और यही बच्चे समझते हैं अरे ये तो सुनने में सही लग रहा है इसलिए इसको सही करके आ जाओ। नहीं, सुनने में आपके सुने सुनाए के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन नहीं बनता है। एग्जामिनर आपको एग्जाम पेपर नहीं बना के देता है, आपको ग्रामर का टेस्ट करना होता है। तो ग्रामर ये कहती है कि टू क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ आपको जो पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते। किसी गुड यानी किसी का ऐसा अच्छा वर्च्यू, अच्छे वर्च्यू के साथ आप ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। गॉट इट? यू आर वेरी गुड, ये सही रहेगा। इट इज टू हैवी, ये भी सही है, ये बहुत भारी है। भारी होना एक नेगेटिव बात, अच्छी बात थोड़ा ना। कोई खुशी खुशी सामान ले लेता है कि बहुत सारा भारी लगेज होता है, नहीं लेता ना, बहुत दुखी हो जाता है। तो एक नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म है के साथ टू हैवी, ठीक है, इट इज वेरी हैवी वुड बी रॉन्ग टर्म। नाउ नेक्स्ट रूल सेज to and so cannot be used together in a sentence। obviously to and so
सो का टू का मतलब भी होता है, अगर मैं बोलूँ तो टू का मतलब क्या होता है, भी होता है, और सो का मतलब क्या होता है, ताकि या फिर इसीलिए, ठीक है। लीव फ्रॉम हियर नाउ सो दैट आई कैन स्लीप, यहाँ से चले जाओ ताकि मैं सो पाऊँ, ठीक है। सो का मतलब ताकि या फिर इसीलिए, क्योंकि, क्योंकि भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टू और सो एक साथ यूज नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू एडवर्ब रूल। शी, एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज टू फैट सो शी कैन नॉट वॉक। ये जो पेयर है, ये साथ में जब हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे, कंजंक्शंस में भी आपकी कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं, उनके कुछ पेयर होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन में जब आप उस पेयर के अलावा कोई वर्ड देखते हैं तो यहाँ भी बच्चे बहुत ज़्यादा एरर करते हैं। यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर दोज काइंड ऑफ वर्ड सेट्स, और वर्ड सेट का आपको लर्न करना पड़ता है। तो टू के साथ टू आएगा, ना कि सो आएगा। तो एग्जाम्पल क्या कहता है, शी इज टू फैट टू वॉक, वो इतनी मोटी है कि वो चल नहीं सकती, वो चलने के लायक, चलने के हिसाब से बहुत ज़्यादा मोटी है, वो चल नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ टू के साथ टू आएगा, ना कि सो आएगा। कॉमन सेंस है, इजी टर्म है। जितने हम एक्सरसाइज करेंगे, जितने हम एक्सरसाइज सेशन करेंगे एक एक पर्टिकुलर टॉपिक की, आपको वो टॉपिक वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर एक बार आपने सारे रूल एक्सरसाइज के साथ साथ कर लिए तो वहाँ आपको स्टक नहीं होंगे। बहुत जनरल टर्म से जोड़कर देखते हैं इन चीज़ों को तो ईजी हो जाती है समझना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल सेज the phrases too much and much to have different meanings। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, और आपके इसमें से लगभग ये देख लो 80% एडवर्ब का एरर पार्ट आता ही आता है इस वाली टर्म के साथ। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम फाइट कर रहे हैं, ये वाला जो टर्म होता है जनरली बच्चों को कंफ्यूज करता है टू मच और मच टू का, जबकि बहुत ईजी है। एक बार याद रखोगे भूलोगे नहीं। एक छोटा सा सेंटेंस दिमाग में याद कर लो। देखो टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मच टू का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, क्वांटिटी पर्पज से। नाउ much to is used with a noun or a verb। much to जो होगा ना, too much, सॉरी, too much एक noun या फिर एक verb के साथ यूज है, ठीक है। You are too much innocent। You are too much innocent, तुम बहुत भोले हो। तो इनोसेंट आपकी हो गई कैसी, वर्ब कैसी हो, नाउन हो गया, कैसा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो यहाँ पर आपने टू मच यूज किया, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। देखिए वेयर एज का मतलब है जहाँ की, जबकि। वेयर एज का मतलब क्या होता है, जबकि। वेयर एज का मतलब क्या होता है, जबकि। जबकि मच टू डिफाइंस एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। जो मच टू की टर्म होती है वो किसको मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, ठीक है। कैसे समझ लेते हैं, जैसे कि इट इज मच टू स्मॉल। स्मॉल यानी छोटा। अब आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब पहचाननी भी तो आनी चाहिए ना, नाउन और उसमें डिफरेंस भी तो करना आना चाहिए ना। एक छोटा सेशन हम कभी क्लास के बाद लेंगे जिसमें आपकी सारी लिटरेरी टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। एक अच्छा सा टेबल बना के मैं आपको वो समझाऊंगी, उसमें वो चीज़ जहाँ आप स्टक नहीं होगे। एडजेक्टिव और नाउन में डिफरेंस, नाउन तो वो होता है जो एक अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है, नेमिंग वर्ड, लेकिन जो एडजेक्टिव होती है ना उसका हमेशा एक अपोजिट होगा। जिस वर्ड का आपको पता नहीं चलेगी एडजेक्टिव है या नाउन है, फटाफट से उस वर्ड का अपोजिट करके देख लो उस वर्ड का। जैसे कि मैंने बोला इनोसेंट, ठीक है, अब इनोसेंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। स्मॉल बोला, स्मॉल का क्या होगा, बिग। स्मॉल का क्या होगा, बिग। तो ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ मैंने क्या बोला, मच टू होगा। रिवर्स करना, याद कैसे रखोगे एग्जाम में, देखो वो बता देती हूँ। देखो किसी को एक स्टोरी बनाते हैं इसके लिए, देखो इसको ऐसे लर्न रखना है। ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको चाहती हूँ कि आप इसे लर्न रखें, रटे नहीं। देखो किसी के दो सिबलिंग्स हैं, एक बहुत टॉल है और एक बहुत शॉर्ट है। तो जो टॉल है वो हमेशा शॉर्ट को कहता है यू आर मच टू स्मॉल, तुम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटे हो, तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो, तो यू आर मच टू स्मॉल। तो यू हैव टू कीप दैट स्टोरी इन योर माइंड कि यू आर मच टू स्मॉल। मच टू स्मॉल की फ्रेज याद रख लो, अपोजिट होगा दूसरा वाला, ठीक है। बड़ा वाला छोटे को क्या कहता है, यू आर मच टू स्मॉल, तुम बहुत ज्यादा छोटे हो।
यू आर मच टू स्मॉल। एक ही लाइन याद रख लो, एक ही स्टोरी याद रख लो, इसके अलावा जो दूसरा होगा पॉजिटिव होगा। अगर इसके साथ मच टू आ रहा है स्मॉल के साथ, तो स्मॉल क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो इसका एडजेक्टिव के साथ मच टू आता है। और इसके अलावा टू मच किसके साथ आता है, टू मच आता है आपका नाउन के साथ या फिर एक वर्ब के साथ। गॉट इट? ठीक है, नाउ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। They spend too much money on households। वो घर के कामों पर बहुत ज़्यादा घर के उस पर बहुत ज़्यादा काम पैसा वेस्ट करते हैं। ठीक है, घर के सामान पर बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं। इसका हम यहाँ पर क्या है, टू मच है। और मनी क्या है, पढ़ा था हमने, मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आ तो क्या नाउन, तो ये नाउन है, तो मैंने यहाँ देखो क्या लगाया, टू मच लगाया। दे आर मच टू स्लो इन दिस रेस। वो इस रेस में बहुत ज़्यादा स्लो है। तो स्लो क्या है, एक एडजेक्टिव है। स्लो का क्या होगा, फास्ट होगा, अपोजिट फास्ट होगा ना। तो इस चीज को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत कर लेना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है एडवर्ब के पार्ट में से, ये चीज याद रखना। मच टू और टू मच, छोटी सी स्टोरी बताई थी, एक दो भाई बहन है, एक बहुत टॉल है, एक बहुत छोटा है। बड़ा वाला हमें छोटे कहते हैं यू आर मच टू स्मॉल। एक लाइन याद रख लो, अपोजिट होगा दूसरा वाला। एग्जाम में कहीं भी स्टक हो जाओ, ये वाली स्टोरी मेरी याद कर लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इनफ के बारे में समझेंगे। देखो इनफ की टर्म क्या कहती है, जो इनफ वर्ड होता है वो एक तो एज एन एडवर्ब भी यूज होता है। एडवर्ब कौन सा, कैसा एडवर्ब यूज होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ डिग्री। इनफ का मतलब काफी, तो कैसा होगा, डिग्री होगी। तो इनफ कैसी टर्म होगी, डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगी। पढ़ा था हमने, इनफ हुआ, लेस हुआ, फ्यू हुआ। अब ये कैसा, एक तो एडवर्ब है, एग्री करते हैं। दूसरा इट इज यूज्ड विद अ पॉजिटिव डिग्री। ये जो इनफ वर्ड है, जैसे टू का मैंने बताया, टू एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव उसके साथ यूज होगा, फ्रेज के साथ। इनफ है आपका एक पॉजिटिव डिग्री है, और ये किसके साथ यूज होगा, हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, अब यहाँ पॉजिटिव डिग्री किसकी होगी, किसकी, एडजेक्टिव की। ये देखो इसका काम इनफ है, एक तो ये एडवर्ब भी है, एज वेल एज ग्रामर में इसको दूसरी जगह भी। ग्रामर एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर एक वर्ड बहुत जगह रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारे रिश्ते होते हैं ना, हम किसी की तो आप, किसी की तो भाई हो, किसी की तो पापा हो, किसी के तो बेटे हो, किसी के तो आप मामा हो, किसी के चाचा हो, तो ये सारे रिलेशनशिप है ना। ऐसे ही ग्रामर में जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सारे इनका रिलेशनशिप होता है। एक जगह तो ये बेचारा इनफ रोल प्ले कर रहा है एडवर्ब के होने का, एडवर्ब के घर चला गया। दूसरी तरफ ये रिश्तेदार है किसका, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव में किस डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री का है। ठीक है, देखते हैं कैसे। He is smarter enough। अब अगर इस तरह की एरर आ जाए जहां पर आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ इनफ लिखा आ जाए, तो इनफ कहता है कि मेरी डिग्री का ये आदमी नहीं है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। ऐसा होता है ना रिश्तेदारी में, सारे तो आपको पसंद नहीं आते, सारे रिश्तेदार तो पसंद नहीं आते, कुछ कुछ ही पसंद आते हैं। आप किसी किसी के साथ ही बैठते हैं, किसी किसी के घर बुलाते हैं, किसी के साथ ही आपकी अच्छी बनती है, सबके साथ तो नहीं बनती। सेम इनफ का यही रोल है। इनफ क्या कहता है, मैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं बैठूंगा, मेरे को पॉजिटिव के साथ ही बैठना है, जो कि किसका है, एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री है। तो ये कहेगा चलो ठीक है, आप क्या कहोगे, ठीक है नहीं बिठाते, सेंटेंस को रॉन्ग कर दोगे। ही इज स्मार्ट इनफ। देखो ये ग्रीन में है, जो ग्रीन सेक्शन में है वो सही वाले हैं, जो रेड सेक्शन में वो रॉन्ग वाले पार्ट है। ठीक है, नाउ ही इज स्मार्ट इनफ। स्मार्ट कैसे होगी, स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट कैसी डिग्री है, एडजेक्टिव की तीनों डिग्री हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। नाउ इनफ जो है ये मैंने आपके लिए बनाया है चार्ट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। आप स्क्रीनशॉट देखकर भी इसको लर्न कर सकते हैं कि एक तो एडवर्ब के घर जाता है और ये एक अपनी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी लेता है, एक पॉजिटिव डिग्री लेता है ये एडजेक्टिव की। तो ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं आएगा। याद रखना, जब एरर पार्ट कराऊंगी तब आपसे ये सारे क्वेश्चन फिर से मैं पूछूंगी उस समय। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। Next rule says fairly has a positive meaning और pleasant adjective। जो fairly है इसका कैसा मीनिंग है, एक पॉजिटिव मीनिंग है। फेयरली का कैसा मीनिंग है, पॉजिटिव मीनिंग है। जैसे टू का नेगेटिव है, ठीक है, वैसे फेयरली का पॉजिटिव है, यानी ठीक है, अच्छा, गुड। फेयरली का मतलब होता है गुड, ठीक है। रैदर का मतलब है
कंडीशनल जैसे बात करें अगर तो हम, ठीक है, फेयरली हैज अ पॉजिटिव मीनिंग एंड प्लीजेंट, ये प्लीजेंट एडजेक्टिव, प्लीजेंट एडजेक्टिव वो होते हैं जिनका मीनिंग एक अच्छे मैनर में होता है, एक अच्छे मैनर में होता है, वो होते हैं प्लीजेंट डिग्री, प्लीजेंट एडजेक्टिव। और रेदर हैज अ नेगेटिव मीनिंग, एक नेगेटिव मीनिंग है और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव की तरह ट्रीट किया जाता है रेदर। अब इनको एग्जाम्पल से और अच्छे समझेंगे, देखो एग्जाम्पल देखो, ठीक है, इसके एग्जाम्पल नहीं है, आई कैन, मैं इसमें आपको बताती हूँ। देखो ही, अगर मैं यहाँ बोलूँ ही वर्कड फेयरली गुड, यहाँ गुड एक पॉजिटिव वर्ड है, इसके साथ मैंने क्या किया, एक प्लीजेंट एडजेक्टिव क्या यूज किया है, फेयरली। ही वर्कड फेयरली गुड। यहाँ पर रेदर अगर आ जाए एग्जाम में तो इसको कटिस कर देना, इसको रॉन्ग कर देना, इसको गलत मान लेना, क्योंकि यहाँ पर गुड वर्ड है जिसके साथ रेडर नहीं बैठेगा। जैसे मैंने बताया कुछ वर्ड के सेट होते हैं, फेयरली अपने साथ किसको लेगा, एक पॉजिटिव मीनिंग लेगा, और प्लीजेंट एडजेक्टिव है तो प्लीजेंट वर्ड लेगा। और जैसे मैंने ही वर्कड फेयरली गुड, वो काफ़ी अच्छा काम करता है, तो फेयरली गुड होगा, रेदर गुड नहीं होगा। रेदर आप कभी कंपैरिजन करने के फॉर्म में कहते हो तो ऑब्वियसली आप किसी को कंपेयर करोगे तो वो नेगेटिव वर्ड में ही जाएगा। तो नेगेटिव वर्ड आप कभी भी पॉजिटिव चीज़ के साथ गुड होना, अच्छा होना, एक जैसे हम कह सकते हैं, एक रेदर का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखो इट इज रेदर हार्ड डिसीजन, ये काफी हार्ड डिसीजन है, ये काफी हार्ड डिसीजन है। तो रेदर का मतलब भी काफी है, बहुत है, लेकिन रेदर का मतलब यहाँ नेगेटिव है, और वर्ड कौन सा है, हार्ड। यहाँ पर हार्ड वर्ड है जो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर रेदर आना ठीक है। यहाँ अगर आप लिखोगे इट इज फेयरली हार्ड वर्क, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। एग्जाम में आपको यूं ही चीज़ों को पकड़ना है, देखना है। ये रूल्स किस लिए आपके लिए यहाँ दिखाए गए, ये रूल्स इसलिए दिखाए गए हैं ताकि आप अपनी जब भी एरर पार्ट सॉल्व करो इनको ध्यान में रख के करो। तो आपके लिए एडजेक्टिव को जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एडवर्ब को जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट रूल देखते हैं, सून और अर्ली का। सून और अर्ली के अगर बारे में बात करें तो सून का मतलब होता है एक ऐसा काम जो एक सर्टेन पॉइंट के जस्ट पहले हो रहा हो, एक सर्टेन पॉइंट के जस्ट पहले वाला काम होगा आपका, वो होगा सून। और अर्ली बिफोर बिगनिंग, बिफोर बिगिन एनी वर्क, कोई भी काम शुरू करने के पहले, कोई एनीथिंग वर्क, एनीथिंग और एनी वर्क, कोई भी किसी भी काम के बिगनिंग से पहले ही वो जो शुरू हो जाता है उसे कहते हैं अर्ली। जैसे कि बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, ही डिड दिस वर्क सून दिस मॉर्निंग। ठीक है, ही सून दिस मॉर्निंग यहाँ पर एक रॉन्ग फ्रेज है, सून दिस मॉर्निंग यहाँ पर एक रॉन्ग फ्रेज है, उसने ये काम जल्दी ही सुबह कर लिया। ही डिड दिस वर्क अर्ली दिस मॉर्निंग। अर्ली का मतलब होता है जल्दी ही, सून का मतलब भी जल्दी ही होता है, अर्ली का मतलब भी हिंदी में जल्दी ही होता है, लेकिन सेंटेंस में इनके प्लेसेस अलग अलग होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको लेती हूँ, मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूंगा, I'll meet you very soon, I'll meet you very soon। अब यहाँ पर जो soon वर्ड हुआ इसका मतलब जल्दी ही, एक जस्ट बिफोर, एक सर्टेन टाइम आपने दे दिया। जल्दी ही का मतलब है इस टाइम से पहले पहले मैं तुझे मिल दूंगा, एक सर्टेन टाइम पॉइंट से पहले पहले आपने उसे वादा किया जल्दी ही मिलूंगा। अभी तो जा रहा हूँ, अब एक आगे टाइम के लिए आपने उसे वादा कर लिया कि जल्दी ही। यहाँ पर एक सर्टेन पॉइंट का आभास हो रहा है, एक सेंस आ रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते आई विल मीट यू वेरी अर्ली। वेरी अर्ली का मतलब तो हो जाएगा पहले, सबसे पहले। अर्ली का मतलब होता है रैंक वाइज। ठीक है, 1 2 3 जैसे रैंकिंग होती है ना, तो अर्ली होता है ये सबसे पहले वाला अर्ली। ठीक है, और सून का मतलब होता है एक सर्टेन पॉइंट पर आपने इसको दिया कि सून, बहुत ही जल्दी मिलेंगे, आई विल मीट यू वेरी सून। अर्ली जल्दी ही। ठीक है, नाउ ये क्लियर है ये वाली टर्म। नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम, प्रेजेंटली।
देखो अब प्रेजेंटली की बात करूं तो प्रेजेंटली क्या कहता है, प्रेजेंटली और एट प्रेजेंट, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो बहुत कॉमनली स्पोकन में भी यूज किए जाते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो प्रेजेंटली की डेफिनेशन क्या कहती है, इट मीन्स अ ड्यूरेशन विच टेल्स अबाउट अ फ्यूचर एक्शन एंड यूज विद फ्यूचर इंडेफिनिट। ये फ्यूचर एक्शन को डिनोट करता है, जो प्रेजेंटली है वो एक फ्यूचर एक्शन को डिनोट करता है, और ये क्या करता है, एक ड्यूरेशन बताता है जो फ्यूचर की ड्यूरेशन हो, ठीक है, जो फ्यूचर की ड्यूरेशन हो। और एट प्रेजेंट क्या कहता है, एट प्रेजेंट कहता है कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस समय हम उस बारे में बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एट XYZ, ओके, आई एम वर्किंग एट XYZ कंपनी, तो मैं XYZ पे कंपनी में काम कर रही हूँ, तो एट प्रेजेंट। प्रेजेंटली बात करूंगी तो प्रेजेंटली जैसे हम बहुत सारे बुक्स में पढ़ते हैं तो कहते हैं प्रेजेंटली इट इज इन इंडिया, तो उसका मतलब भी हम हाल ही की बात करते हैं, लेकिन वो टर्म कैसी है, फ्यूचर की टर्म है, लॉन्ग टर्म है, एक जिस मूवमेंट की बात कर रहे हैं उस मूवमेंट की टर्म तो नहीं है एटलीस्ट, तो वहाँ एट प्रेजेंट आपको जब जहाँ आएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं और अच्छे से। एट प्रेजेंट आई एम इन कॉलेज, अभी मैं फिलहाल कॉलेज में हूँ। एट प्रेजेंट आई एम इन कॉलेज का मतलब है आप जिस समय बात कर रहे हैं उस समय आप कब हैं, कहाँ हैं, कॉलेज में हैं। तो एट प्रेजेंट की टर्म आपकी बताएगी एट द मोमेंट यू आर टॉकिंग, और प्रेजेंटली विल बी रिक्वायर्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंसेस। नेक्स्ट, ये वाला रूल समझ लो अच्छे से, वर्ब और परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है, किसी चीज का अनुमान लगाना, किसी चीज का अनुमान लगाना। अनुमान कैसी वर्ब से लगाओगे, परसेप्शन का मतलब, परसेप्शन है आपको किसी चीज का आभास होना, किस चीज से करोगे, आपकी सेंसेस से करोगे, और कुछ ऐसे टेस्ट, फील, सीन, स्मेल, अपीयर एटसेट्रा, ये सारी कैसी होती है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती है, परसेप्शन करवाती हैं आपको। तो ये हमेशा क्या लेगी, एडजेक्टिव लेगी, ना कि एडवर्ब। अब इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, देखो क्या आया था, पूरा क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं, बट आप यूं इसमें देख सकते हैं, इट टेस्ट स्वीटली, इट टेस्ट स्वीटली, आगे किसी टी की बात हो रही थी, ही ऑफर टी एंड इट टेस्ट स्वीटली, इट्स काइंड ऑफ सेंटेंस वाज दैट, सो इट टेस्ट स्वीटली, तो यहाँ पर स्वीटली आपने लगवाया एडवर्ब ऑफ मैनर, ये अच्छे मीठे तरीके से टेस्ट कर रही थी, तरीके से टेस्ट कर रही है, मीठा टेस्ट कर रही है, मीठे तरीके से। सोचो किसी को बोलोगे, आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, मीठे तरीके से नहीं, तो ये कैसा है, टेस्ट कैसा है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, आपको क्या परसेप्शन करवा रही है, टेस्ट का, क्या आभास करवा रही है, टेस्ट का, ठीक है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। बिलीव भी इसी में आता है, बिलीव भी इसी में आएगी आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन में। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन आपको कभी भी स्वीटली की जगह क्या आ जाएगा, एरर पार्ट क्या था इसमें, इट टेस्ट स्वीट, ये कैसा टेस्ट करती है, स्वीट टेस्ट करती है। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन विल टेक ओनली एडजेक्टिव, नॉट ओनली एडजेक्टिव, नॉट एडवर्ब, एडवर्ब नहीं लेगी, स्वीटली को क्रॉस कर दो, स्वीट वुड बी द फाइनल आंसर। आई होप आपको वर्ब ऑफ परसेप्शन की टर्म क्लियर। वर्ब ऑफ परसेप्शन रटने की चीज़ नहीं है, परसेप्शन जो आपको आभास करवाती है, आपकी मोस्टली आपकी जो सेंसेस होती हैं वो आपको करवाती हैं, ठीक है, वो आती है आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन। नाउ तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट सीम्स स्ट्रेंज दैट शी डजंट वर्क एनी मोर। अब देखो यहां पर आपका क्या एरर आया है, एरर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सीन क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, इसके साथ मैंने क्या लगाया है, एडजेक्टिव लगाया, ना कि कोई एडवर्ब लगाई है, तो ये स्ट्रेंज ही सही है, यहाँ स्ट्रेंजली अगर आए तो इसको क्रॉस कर दे। इट सीम्स स्ट्रेंजली गलत है, इट सीम्स स्ट्रेंज, इजी है ना। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन एडवर्ब फॉलो नहीं करती, एडजेक्टिव को ही फॉलो करेंगी। इट सीम्स स्ट्रेंज, ओके। नाउ क्यों, क्योंकि देखो इसके पीछे क्या लॉजिक है, वर्ब्स और परसेप्शन स्ट्रेंज एडजेक्टिव क्यों लेंगी, इसके पीछे लॉजिक देख लो। इसका पीछे का लॉजिक ये है कि इसका मतलब होता है, अगर हिंदी में कहो तो ऐसा लगता है, इट सीम्स ऐसा लगता है, स्ट्रेंजली ऐसा लगता है अजनबी तरीके से, अजीब तरीके से, अजीब लगता है, अजीब तरीके से लगता है, आप मुझे बताओ।
हिंदी भी करोगे अगर इस चीज की, तो ये अजीब लगता है, अजीब तरीके से लगता है, ये अजीब लगता है। तो अजीब क्या है? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज वुड बी द करेक्ट आंसर, ना कि स्ट्रेंजली। अजीब तरीके से नहीं लगता, अजीब लगता है, ठीक है। तो इसलिए वर्ब्स ऑफ परसेप्शन अपने साथ क्या नहीं लेती? एडवर्ब नहीं लेती, एडजेक्टिव लेती है। ऑलवेज यूज बट आफ्टर एल्स। अब ये भी एक रूल है, देखो बट और एल्स का क्या होता है? एक पेयर होता है। मैंने आपको बताया था, आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन में भी आप ये सारे पढ़ोगे। ऑलवेज यूज बट आफ्टर एल्स। एल्स जो वर्ड है वो अपने साथ किसको लेके आता है? बट को। नो वन एल्स, कोई और नहीं, बट लेकिन तुम। यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन स्कूल्स फंक्शन। स्कूल के फंक्शन में कोई और नहीं बल्कि तुम। नो वन एल्स आएगा यहाँ पर, एल्स, नो वन एल्स, येट आ जाता है कई बार, नो वन एल्स, बिकॉज आ जाता है कई बार, सो आ जाता है। ये सारे के सारे पेयर ऑफ वर्ड्स गलत है, ये सारे के सारे एल्स के साथ नहीं आएंगे। एल्स के साथ किसका पेयर बनेगा? हमेशा बट का। एरर पार्ट में आपको ये ध्यान रखना है। नो वन एल्स बट यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दी स्कूल्स, इन स्कूल्स फंक्शन। नाउ एक टर्म है, इससे आपके एरर आती है और ये अच्छे से समझ लो, इसमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है हार्ड, एक होता है हार्डली। हार्ड का मतलब होता है कठिन। कठिन का अपोजिट क्या होता है? सरल। तो जिसका अपोजिट हो गया, जिस वर्ड का अपोजिट कर सकते हैं, मैंने बताया था वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो हार्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। हार्ड क्या है? एडजेक्टिव है। और हार्डली क्या है? हार्डली क्या है? एक हार्डली एक है आपका एडवर्ब। हार्डली क्या है आपका? एडवर्ब। तो हार्ड का मतलब होता है कठिन और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। हिंदी देख लो इसकी, मुश्किल से। हार्ड का मतलब कठिन, जिसका अपोजिट हो सकता है सरल, तो ये पहचान में आ गया, एडजेक्टिव है। हार्डली का मतलब एल वाई लग गया, सबसे पहले मैनर हो गया, कठिन तरीके से या फिर मुश्किल तरीके से या मुश्किल से। तो हार्ड वर्ड होता है पॉजिटिव। हाँ, हार्ड वर्ड होता है पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव के साथ आप ले सकते हैं। कठिन क्यों पॉजिटिव होता है अभी क्लियर करती हूँ। और हार्डली वर्ड होता है नेगेटिव। हार्डली वर्ड कैसा होता है? नेगेटिव। अब देखते हैं इसके आगे का सीन। देखो, they worked hard, they worked hard, the way they worked hard to get this job। उन्होंने इस जॉब को पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत कठिन काम किया। तो they worked hard का मतलब है यहाँ पर कठिन वर्ड अपने आप में पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ हार्ड का मतलब किस साथ यूज हो रहा है? वर्क के साथ। तो कठिन परिश्रम होगा, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम। तो दे वर्कड हार्ड टू गेट दिस जॉब का मतलब है उन्होंने इस जॉब को पाने के लिए वर्क किया। कैसा वर्क किया? हार्ड वर्क किया, ठीक है। तो दे वर्कड हार्डली टू गेट दिस जॉब। अब यहाँ पर हार्डली भी यूज कर सकते हैं भाई, आपके जो ग्रामर पर्पज से देखा है दोनों एग्जाम से ये, यहाँ पर हार्डली यूज होना भी ओके है, बट दे वर्कड हार्डली, मुश्किल से ही। तुम्हारे जैसा कोई होगा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता होगा, तो क्या आएगा? दे वर्कड हार्डली टू गेट, उसने मुश्किल से ही कोई कोशिश की होगी इस जॉब को पाने के लिए। फर्क है। तुम कोई काम मुश्किल, मैं बहुत मुश्किल काम करती हूँ, ठीक है, फर्क है। और मैं मुश्किल से ही कोई काम करती हूँ, फर्क है। एक में तो मैं बहुत मुश्किल काम करती हूँ, मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुश्किल। एक में बिल्कुल कामचोर हूँ, मैं बिल्कुल काम नहीं करती, मुश्किल से ही कोई काम करती हूँ, सारे दिन बैठे रहती हूँ। तो फर्क है ना, सेम वही फर्क इन दोनों में। हार्ड का मतलब होता है कठिन, कठिन परिश्रम भी हो सकता है, कठिन मेहनत भी हो सकती है। तो इट में टेक पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव वर्ड ले सकता है। जो हार्डली होता है, हार्डली का मतलब ही मुश्किल से, तो अपने साथ नेगेटिव वर्ड लेकर ही आएगा। आई हार्डली कुड बिलीव ऑन दिस, मुझे मुश्किल से ही इस बात पे बिलीव हुआ, हार्डली कुड बिलीव ऑन दिस, ठीक है। तो ये आपकी टर्म है दो वर्ड्स की, हार्ड और हार्डली की। आगे से कंफ्यूज मत होना, खुद के एग्जाम्पल ले लिया करो अच्छे से। खुद कैसे हो? हार्ड वर्क करने वाले हो या हार्डली वर्क करने वाले हो? अपने एग्जाम्पल ले लो, याद हो जाएगा। नाउ मच वर्ड इज यूज। देखो ये वर्ड बहुत ज्यादा आ रहा है, मच टू भी आया है, टू मच भी आया है और अकेला मच भी। मच वर्ड इज यूज बिफोर ए सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, या तो सिंपल पास्ट का हो या पास्ट पार्टिसिपल का, तो बात एक ही है। तो ये किसके साथ होता है? मच वर्ड यूज किसके साथ होता है? सिंपल पास्ट के साथ यूज
होता है। एन एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, और जो एडजेक्टिव और एडवर्ब होगा ना वो कंपैरेटिव डिग्री का होगा, किसके साथ, मच के साथ। जैसे मैंने आपको इनफ के साथ बताया था, इनफ किसको लेगा, इनफ पॉजिटिव डिग्री लेगा, इनफ तो कैसी डिग्री लेगा, पॉजिटिव डिग्री लेगा। लेकिन जो मच है ना, मच, ये कैसी डिग्री लेगा, कंपैरेटिव डिग्री लेगा। जैसे कि मच का मतलब होता है क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो मच का जो यूज होगा वो कैसा होगा, कंपैरेटिव के लिए यूज होगा, ठीक है। He was very excited, यहाँ मैंने पास्ट पार्टिसिपल सिंपल पास्ट यूज किया है और यहाँ पर क्या लगाया है, वेरी वर्ड लगाया है, जो कि एक रॉन्ग हो जाएगा। He was much excited, वह काफी उत्साहित था, तो यहाँ पर much यूज करना सही है, क्योंकि much का यूज मैंने क्या बताया था, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट सिंपल पास्ट के साथ यूज होगा, सिंपल पास्ट के साथ यूज होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, very is used before present participle और adjective of, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो कैसी डिग्री का हो, पॉजिटिव डिग्री का। देखो मच तो कैसा हो, मच कैसी डिग्री का हो, कंपैरेटिव डिग्री का हो, और एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों के साथ यूज होता है। लेकिन वेरी किसके साथ होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज होगा, एज वेल एज क्या होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो V1 प्लस ING फॉर्म। तो रॉन फाउंड दैट एक्टिविटी वेरी इंटरेस्टिंग, रॉन को वो एक्टिविटी काफी लगी, काफी इंटरेस्टिंग लगी। यहाँ पर वेरी आना इट इज ओके, बिकॉज वी हैव यूज्ड द वर्ड इंटरेस्टिंग हियर विच इज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ड है। रॉन फाउंड दैट एक्टिविटी मच इंटरेस्टिंग, रॉन्ग, गहना गलत होगा। तो मच और वेरी में एक चीज समझ लो, मच कैसा लेगा अपने साथ, पास्ट पार्टिसिपल सिंपल पास्ट लेगा, और ये वेरी जो है अपने साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लेगा, और वेरी आएगा पॉजिटिव डिग्री के साथ। देखो पॉजिटिव डिग्री जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। जैसे पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल देख लेती हूँ मैं आपको, यहाँ पर मैंने कहा शी इज वेरी स्मॉल, वह बहुत छोटी है, शी इज वेरी स्मॉल, वह बहुत छोटी है। तो वेरी वर्ड है और पॉजिटिव डिग्री है, स्मॉल तो पॉजिटिव डिग्री है ना, फिर स्मॉलर होगा या स्मॉलेस्ट होगा, है ना, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव डिग्री है इसके साथ मैंने वेरी यूज किया, दैट इज ओके। अगर मैं यहाँ मच यूज करती हूँ तो शी इज मच स्मॉल, रॉन्ग हो जाएगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। एरर इसी तरह की आती है, एरर किस तरह की आती है, इसी तरह की। जब आपको वर्ड के साथ यूज क्या करना है पता ही नहीं होगा तो एरर कैसे पहचानोगे। रूल्स समझो, रूल्स के साथ एरर फाइट करो, बहुत मजा आएगा और एरर्स ज्यादा ट्रबल नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। नाउ एक लास्ट रूल समझ लेते हैं, इसके बाद आपका एडवर्ब पूरा आपकी पॉकेट में। इसके बाद एडवर्ब में कहीं स्टक नहीं होगे, एक्सरसाइज करेंगे, लाइव क्लासेस में समझेंगे, और ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको काफी नंबर ऑफ सेट ऑफ एक्सरसाइज मिलेंगे जहां आप समझेंगे एडवर्ब किस तरह से सॉल्व करनी है, ठीक है। दो मैंने कोशिश की है इस एक्सरसाइज में आपके लिए हर तरह का रूल लेकर आई हूँ जहां आपको बाद में ट्रबल ना करे रूल फाइट प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अगो, अगो देखो एक ऐसा वर्ड होता है जो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि V2 के साथ यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज होता है। अगो जो होता है पास्ट इंडेफिनिट यूज के साथ यूज होता है, और बिफोर जो होता है वो एक इंसिडेंट या पास्ट के साथ यूज होता है, जो एक किसी एक इंसिडेंट जो पास्ट का हो और क्या हो, कैन बी यूज्ड विद पास्ट परफेक्ट। ज्यादा मत समझो इस चीज को, सिंपल मैं थोड़ा सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ आपके लिए, इस डेफिनेशन में मत जाओ। अगो जो होगा ना वो V2 लेगा, ठीक है। He worked here 2 years ago. उसने यहाँ 2 साल पहले काम किया था, उसने यहाँ 2 साल पहले काम किया था, ठीक है। अब अगो पास्ट, जो पास्ट इंडेफिनिट है इसमें और पास्ट परफेक्ट है, इसमें हम फर्क समझते हैं। ये तो V2 कैरी करता है और ये क्या करता है, हैज, ओ सॉरी, हैड प्लस V3 कैरी करता है। ये क्या कैरी करता है, हैड प्लस V3 कैरी करता है। तो ही वर्कड हियर 2 years ago। सबसे पहली बात जो अगो होगा वो कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लेगा, सबसे पहले नंबर लेगा और फिर उसके साथ V2 आएगी। याद रखना हैज, ओ सॉरी V3 नहीं आएगी, V3 यानी कि हैड नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा। यहाँ क्या नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा। तो ये तो हो गया आपका अगो का एग्जाम्पल। अब देखो बिफोर की बात करते हैं। बिफोर क्या लेगा, he has
वर्कड, he had worked here, उसने यहाँ काम किया था, here before, उसने यहाँ पहले काम किया था, pardon, he had worked here before, उसने पहले यहाँ काम किया था। तो यहाँ पर जो बिफोर वर्ड है ये आपका ना तो कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लेने के लिए कंपेल्ड है, ना बाध्य है, और ना ही यहाँ पर क्या है, इसको कोई पास्ट इंडेफिनिट लेना है, इसको क्या लेना है, पास्ट परफेक्ट लेना है, जो कि हैड और V3 होता है, हैड और V3 होता है पास्ट परफेक्ट। तो अगो जो एक न्यूमेरिकल वर्ड एडजेक्टिव लेगा, नंबर लेगा अपने साथ और V2 कैरी करेगा। सिंपल से सिंपल तरीके से याद कर लो। और बिफोर जो होगा वो अपने साथ कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं लेगा और हैड प्लस V3 कैरी करेगा। सिंपल है, ठीक है ना। ये आपके डिफरेंस है इसमें, ये आपके एरर पार्ट में हेल्प करेगा अगो और बिफोर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। एग्जाम्पल देख लो, लास्ट है, गवर्नमेंट चेंज इट्स डिसीजन अ मंथ अगो। देखो मैंने गवर्नमेंट एक नाउन है, इसके साथ मैंने क्या लगा लिया, चेंज लगा दिया। चेंज क्या है, ये V2 है, V2 लगा लिया। तो इट्स डिसीजन, इट्स किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए है। अ मंथ अगो, एक महीने पहले, अगो यहाँ पर आया तो क्या ये सही है, सही है, क्योंकि ये क्या ले रहा है, भले ही कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पर अ मंथ तो आ गया और सेकेंड थिंग V2 आ गई, तो यहाँ पर ये सही यूज है। आई हैव मेट हिम बिफोर दिस टाइम, मैं उससे इस समय से पहले मिल चुका हूँ। तो यहाँ पर हैव आ गया, मेट आ गया, ठीक है, परफेक्ट आ गया। आई यहाँ पर आएगा हैड, आई हैड मेट हिम, गॉट इट, आई हैड मेट हिम। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह से हमने समझा कि अगो जो होगा वो किस लिए यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट V2 के साथ यूज होगा, और जो बिफोर होगा वो किसके साथ यूज होगा, अगो जो होगा वो आपका किसके साथ होगा, पास्ट इंडेफिनिट, और बिफोर जो होगा वो आपके पास्ट परफेक्ट के साथ यूज होगा। क्लियर है इतना सीन। नाउ एडवर्ब में आपका ये सारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। एडवर्ब में जितनी भी एरर आपके एनडीए एग्जामिनेशन या और कितनी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जितने भी आप फाइट कर रहे हैं, सबके फॉर्म भरते हैं बच्चे एक साथ कई बार, तो उन सब में एडवर्ब में इससे बाहर एरर पार्ट कोई नहीं आएगा। और एडवर्ब की एक्सरसाइज के साथ साथ ये सारे रूल आप रिकॉल करेंगे मेरे साथ, और हम समझेंगे कि एडवर्ब कितनी ईजी है। तो एडवर्ब क्लास के बाद आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।